So whenever you can say there is a new method of selling a product, if there is a new thing to record a transaction, that is called organizational learning. So learning is a procedure, a process in which you can do something, you perform something, and after a certain time, after repeating those things again and again, you can see कि आपका जो लर्निंग इंक्रीज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग इंक्रीज हो रही है. The process in which organization learn gain experience through collection of data, measurement, trial and error and feedback. यानी कि क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक वे है लर्निंग का. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, देयर आर नंबर ऑफ वेज, दोज कैन बी परफॉर्म वन बाय वन if you want to learn something new. So first of all, gain experience through the collection of data. यानी पहले आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट किया जाता है, यानी डेटा आपके पास आता है, यू हैव टू कलेक्ट सम डेटा टू परफॉर्म समथिंग. यानी अगर आपको नई चीज़ बनानी है तो बिफोर डूइंग दैट थिंग यू मस्ट नीड सम डेटा टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन. तो हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. यानी मैं फर्स्ट करें, अगर हम एक नया सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक नया सेलिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो बिफोर अटेम्प्टिंग अ न्यू सिस्टम और न्यू सेलिंग सिस्टम, यू मस्ट कलेक्ट डेटा फॉर दैट सिस्टम, कि वो डेटा, वो एक्चुअली सिस्टम है क्या, वो कैसे काम करता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके इश्यूज हैं. हम डेटा कलेक्ट करेंगे. देन मेजरमेंट, फिर हम मेजर करेंगे उसको कि उसकी जो परफॉर्मेंस है और हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो क्या है. If you feel something, you can say benefit, कि अगर मुझे नज़र आएगा कि जहाँ मुझे ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है, then you can see कि आपको नया सिस्टम या नई चीज़ को अडॉप्ट करके इस नए पुराने के साथ रिप्लेस करना है. तो ये मेजरमेंट का एक प्रोसीजर होगा इसमें. देन ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर मीन कि आप, क्योंकि अभी तो हमने एस्टिमेट किया है कि द न्यू थिंग इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन, लेकिन एक्चुअली उसको परफॉर्म तो करके देखा नहीं ना. तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम उसको अप्लाई करेंगे. देन यू कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सिस्टम इन द रियल टर्म्स. आफ्टर गेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सिस्टम, यू कैन एक्चुअली मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस परफॉर्मेंस जो हमने एस्टिमेट किया हुआ है. तो फिर यही हम रिपीट करेंगे विद इन 2 और 3 वेज. तो हमारे पास एक एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी कि क्या नया सिस्टम जो है वो बेहतर है या नहीं है. एंड देन फीडबैक. तो डेफिनेटली जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट सम रिजल्ट्स. तो वो रिजल्ट्स हम अब कंपेयर करते हैं अपने प्रीवियस डेटा के साथ, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ. तो इफ़ यू कैन फील के देयर इज़ अ परफॉर्मेंस डिफरेंस, ठीक है, तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो इन दिस वे योर ऑर्गेनाइजेशन लर्न समथिंग न्यू. यानी ये वो तरीका है, ये वो मेथड है जिसमें उसने लर्न किया. If new system is better than the previous one, you can see कि your organizational learning is improved. और अगर लाजमी नहीं कि वो बेहतर हो सकता है बेहतर ना हो. In that case, your organization again learned something new. उन्होंने फिर भी लर्न किया है. क्या लर्न किया है कि this new system is not better. This is also called a learning. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कोई चीज़ गर्म को टच करता है तो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लर्निंग नहीं है. तो लर्निंग है उसमें अभी भी. उसने उसको टच किया, उसने सीखा, समझा कि ये चीज़ गर्म है, इसको हाथ नहीं नेक्स्ट टाइम लगाना आपने, ठीक है. तो दिस वन इज आल्सो कॉल्ड लर्निंग. इन द सेम वे जब उसने कोई चीज़, सपोज करें कोई फ्रूट खाया है बच्चे ने छोटे से, तो वो उसको मीठा लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है. तो दिस वन इज़ न्यू लर्निंग फॉर दैट पर्सन, दैट चाइल्ड. तो नेक्स्ट टाइम वो उसी फ्रूट को दोबारा से उसकी ख्वाहिश करेगा कि वो दोबारा उसे खाए. सेम वे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोसेस को, किसी एक्टिविटी को अप्लाई करते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन गेटिंग न्यू थिंग्स, गेटिंग लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट. तो वो एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो सीखते हैं और फिर हम उसी को दोबारा से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. तो आफ्टर गेनिंग दैट लर्निंग, ठीक है, एडजस्ट बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस. अब हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं. यानी अगर तो नया सिस्टम जो है वो पहले से अच्छा है,
तो अब हम उसी तरीके से चलेंगे, और अगर नया सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम प्रीवियस मेथड को ही उससे अवॉइड करेंगे, उस नई चीज़ को, ठीक है, उस तरीके से चलेंगे। जैसे बच्चा जब उसने गर्म चीज़ को टच किया तो नेक्स्ट टाइम वो अवॉइड करेगा कभी भी उसको दोबारा से टच करने के लिए, तो उसने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। अब बिफोर टचिंग एनीथिंग नेक्स्ट टाइम वो देखेगा उसको, उसको फील करेगा कि कहीं गर्म तो नहीं कहीं पे ये, ठीक है। तो अगर उसका ब्रेन उसको ये बताएगा कि दिस वन इज़ नॉट, दिस वन इज़ हॉट थिंग, ठीक है, तो वो उसको अवॉइड करेगा। तो दिस इज़ द वे टू चेंज योर बिहेवियर आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या चेंज आ सकता है? Create a new business process. Sometime whenever you learn some new thing, that new thing will create a new job. जब आपने एक चीज़ परफॉर्म की तो आपके पास एक नया प्रोसेस क्रिएट हो गया, एक नई जॉब क्रिएट हो गई, एक नया टास्क क्रिएट हो गया। यू कैन डू दैट थिंग इन दैट मैनर। या समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो नई चीज़ तो जनरेट नहीं हुई, बट द वे टू डू दैट थिंग इज चेंज, यानी उसको काम करने का जो तरीका कर वो बदल गया। यानी पहले आप उस काम को इस तरीके से करते थे, अब हम इस तरीके से करेंगे। यानी चेंज पैटर्न ऑफ मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये भी हो सकता है। पैटर्न ऑफ डिसीजन मेकिंग भी चेंज हो सकता है, बिकॉज कि वेन एवर यू विल गेट न्यू थिंग और गेटिंग सम न्यू कंसेप्ट्स, यू कैन ट्राई टू अप्लाई दोज कंसेप्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर गेनिंग द एक्सपीरियंस एंड आफ्टर गेनिंग द learning, you can adjust, your organization will adjust the behavior। वो एडजस्टमेंट क्या होगी कि या तो वहाँ पे एक नई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, एक नया बिजनेस प्रोसेस प्रोड्यूस हो रहा है, एक नई जॉब क्रिएट हो रही है, एक नई एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, या उस एक्टिविटी में कुछ चेंज आ रहा है। वो लाजमी चेंज नहीं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चेंज आता है, देयर मे बी चेंज इन एनी वे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ सेल करते हैं, जैसे अभी हमने लर्न किया है, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 हमने बहुत सी चीज़ें नई लर्न की है। आपने देखा कि सेल नहीं हो रही तो हम ऑनलाइन सेलिंग पे चले गए, लोगों ने वेबसाइट बनाई, आपकी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिकना शुरू हो गई, आपने घरों में डिलीवरी शुरू कर दी। तो दिस वन इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर ये आप लर्निंग ना करते तो आज आप हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो शायद उनको लॉस हो रहा होता, बट बिकॉज के मेथड आर अवेलेबल, systems are available, by using those systems you can adjust your behavior। इन द सेम वे जो आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी क्या अपने वे ऑफ टीचिंग को चेंज किया, ठीक है। अदरवाइज आप सब लोग घर में बैठे होते, कोई चीज़ ना पढ़ रहे होते, लेकिन इस वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको चेंज अप्लाई किया हुआ है। तो दिस वन इज यू कैन से क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस और चेंज ऑफ अ न्यू इन अ प्रीवियस प्रोसेस। जी, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Okay, knowledge management. Knowledge is the most important thing for your organization. So whenever you will get something new or some knowledge in your organization, you want to do some management of that। हमें उसे मैनेज भी करना पड़ेगा ना, रखना, देखना पड़ेगा कि उसको कैसे रखना है आपने, बिकॉज के दैट इज यूजफुल थिंग, दैट वन इज योर एसेट, दैट वन इज योर वैल्यूएबल थिंग। तो जब भी वो चीज़ वैल्यूएबल होती है तो उसको हमें मैनेज तो करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो वो उसकी वर्थ नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमारी क्योंकि इस नॉलेज की बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, ये हमारे बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकती है, हमारे लिए नया प्रॉफिट, हमारे नई बिजनेस प्रोसेस क्रिएट कर सकती है। तो हमें फिर इसको ऑर्गेनाइज करना है, इसको मैनेज करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि यू कैन से नॉलेज मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक वे, प्रोसेस है, एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हम ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको यूज़ करके हम अपने नॉलेज को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस नॉलेज मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, यानी एक प्रोसेस नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस डेवलप इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट, स्टोर, ट्रांसफर, अप्लाई नॉलेज। 4 काम होते हैं इसमें। नंबर 1 इज दिस नॉलेज मैनेजमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू नॉलेज, यानी हम नया नॉलेज बना सकते हैं, नई चीज़ ड्राइव की जा सकती है, नई चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे गूगल सर्च इंजन है, तो बाय यूजिंग सर्च इंजन यू कैन फाइंड न्यू थिंग्स। आप उस पर सर्च कीवर्ड लिखते हैं तो आपके सामने नई
वेबसाइट्स आ जाती हैं, नया डेटा आ जाता है, तो दैट इज़ अ वे टू क्रिएट नॉलेज। तो इसका लगे इस प्रोसेस के अंदर, इस नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट task is creating knowledge. Second is store knowledge. So whenever you will get any information, any data from any source, you want to save that data. हम उसे स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, because knowledge is a thing that must be required in your organization and you want to get that knowledge whenever you need. यानी कि ये तो नहीं है कि नॉलेज अभी आपने ले लिया तो भी यूज करें, बाद में डिस्कार्ड करते हैं. नो, you can use that knowledge anytime, anywhere. So that's why you need to store that information, that data. Number third is transfer. So whenever somebody needs that information, that knowledge, so you are able to transfer that information to that person. यानी for example, आपके 4 डिपार्टमेंट्स हैं एंड किसी एक डिपार्टमेंट को नॉलेज नया चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डेटा चाहिए, तो यू कैन ट्रांसफर दैट डेटा टू दैट डिपार्टमेंट. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफर एंड अप्लाई नॉलेज. यानी कि वहाँ पे एक ऐसे मैकेनिज्म्स अवेलेबल होने चाहिए, यू कैन अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन, दैट डेटा. ये डेटा आने के बाद, इंफॉर्मेशन आने के बाद, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. यानी अगर मुझे पता चल गया है कि ये जो बिजनेस प्रोसेस है बहुत कम टाइम में आप इससे प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक चीज़ जो पहले 30 मिनट्स में होती थी, बाय यूजिंग दिस प्रोसेस यू कैन डू सेम थिंग विद इन 15 मिनट्स. तो नॉलेज तो मेरे पास आ गया है बट मैंने अप्लाई नहीं किया उसको. तो नॉलेज का होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो सिस्टम इज़ देयर, दैट इज़ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, that will provide the opportunity to apply that information, that knowledge. तो वो अप्लाई करने में आपको हेल्प करेगा और ये बताएगा आपको कि what is the level of application of that knowledge, कितना फ्रूटफुल हुआ है आपके लिए. ये भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी. So knowledge management is a set of various activities in which you can create knowledge, you can store knowledge, you can transfer knowledge, you can apply knowledge. नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू चेन, यानी वैल्यू चेन का मतलब ये है कि किस स्टेप से गुजर के नॉलेज जो है वो हम फाइनली अप्लाई करते हैं, फाइनली उसको यूज़ करते हैं. यानी जब आपका डेटा क्रिएट हो जाता है तो किस स्टेप पे जाके दैट बिकम्स अ वैल्यूएबल थिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसके ये सारे वही स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली. ठीक है, तो 4 स्टेजेस हैं बेसिकली इसमें. पहला स्टेज क्या है? नॉलेज एक्विजिशन. यानी ईच स्टेज, जब वैल्यू चेन का मतलब ये होता है कि all these steps are occurred one by one, step by step. The first step is knowledge acquisition. The first part of that chain is knowledge acquisition. After performing that part, then you will perform the second step, that is knowledge storage. ये वही 4 पॉइंट्स हैं जो हमने ऊपर भी देखे हैं: क्रिएट, स्टोर, ट्रांसफर एंड अप्लाई. तो नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज स्टोरेज, knowledge dissemination mean transferring the knowledge, and knowledge application, apply knowledge. So whenever you do something, यानी जब मैं नॉलेज को अक्वायर कर लेता हूँ, तो अभी आप देखें बहुत से स्टूडेंट्स आपके पास, जो आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जब वो किसी नए टॉपिक को सीखते हैं, यानी कि जब उसको अक्वायर कर लेते हैं, यानी कहीं से बुक, सपोज करें वो लाइब्रेरी से एक बुक ले आते हैं, अभी उन्होंने पढ़ा नहीं उसको या समझा नहीं है, लेकिन जब बुक लेके सिर्फ घर पे आ जाते हैं तो किसी हद तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार मेरे पास बुक है. ठीक है, जबकि किसी दूसरे स्टूडेंट के पास वो बुक नहीं है. तो उसके पास बुक का होना ही काफ़ी होता है अपने आप को प्राउड करने के लिए. उसके बाद जो उसको स्टडी कर लेता है तो उसका लेवल और इंक्रीज हो जाता है. वो कहता है जी अब मुझे इसका पता भी है, मेरे पास बुक तो थी लेकिन मैं उसको पढ़ भी लिया, सीख भी लिया, समझ भी लिया. वो उसके माइंड में, उसके ब्रेन में फिक्स हो जाता है. और अगर पढ़ने के बाद उसको अपने माइंड में परमानेंट स्टोर भी कर ले तो उसका लेवल और इंक्रीज हो जाता है. तो किसी टाइम पे भी उससे कोई क्वेश्चन किया जाएगा उस बुक से रेलिवेंट, उस टॉपिक के रेलिवेंट, तो वो आंसर कर सकता है, किसी को भी बता सकता है. तो बाकी स्टूडेंट से उसकी जो वैल्यूज ज़्यादा हो गई है. ठीक है,
तो जब क्लास में 50 लोग क्लास में एक बच्चा वो आंसर कर दे, तो आप देख सकते हैं कि वो बच्चे का जो लेवल है वो कहाँ हो जाता है, ठीक है, वो कितना खुश होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है इस क्लास में। फिर अगर वो इसी नॉलेज को किसी जगह जॉब करते हुए अप्लाई करना भी शुरू कर दे, तो उसको अर्निंग मिलना शुरू हो जाती है, उसकी जॉब लग गई है, उसको अर्निंग मिल रही, पैसे मिल रहे हैं, तो उसका लेवल और इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन कि ये चारों जो स्टेप्स हैं, जब वन बाय वन आप करते हैं, तो एवरी स्टेप इंक्रीज वैल्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, हैड अ वैल्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेप करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा अप हो जाएगी, जब आप सेकेंड स्टेप पे जाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा अप हो जाएगी। तो अगर आप सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लेंगे तो डेफिनेटली यू आर ऑन द टॉप। सो दैट्स व्हाई जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है, ईच स्टेज एड्स वैल्यू टू रॉ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एज दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू यूजेबल नॉलेज। तो जब भी आप उस डेटा पे, उस इंफॉर्मेशन पे इन स्टेप्स को अप्लाई करते जाएंगे, तो योर नॉलेज बिकम्स अप अपर अपर हैंड, आप उसको ऊपर लेके जाते जा रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है, उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। सर डिसेमिनेशन दोबारा बता। डिसेमिनेशन मीन शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, यानी जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डिसेमिनेट कर रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ विद ऑल ऑफ यू। तो ये डिसेमिनेशन आप कम्युनिकेट करके कर सकते हैं, ये डिसेमिनेशन आप सेंडिंग बाय ईमेल कर सकते हैं, ये डिसेमिनेशन बाय आप किसी वेबसाइट पे डाटा कॉपी करके कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी कर सकते हैं, किसी भी वे में कर सकते हैं। और सर एप्लीकेशन में क्या था? एप्लीकेशन होता है जब आप उसको रियली अप्लाई करें, यानी सपोज मैंने सीख तो लिया कि ये टॉपिक जो मैंने, जैसे मैं सपोज यही टॉपिक पढ़ रही नॉलेज मैनेजमेंट का, ठीक है, हमने इसको सीख लिया, समझ लिया कि नॉलेज क्या होता है। अब इस नॉलेज को जो मैंने सीखा है इसको मैं अप्लाई करना शुरू कर दूँ, मैं अपने डेटा पे इसको अप्लाई करना शुरू कर दूँ, मैं अपनी चीज़ों को उसी तरीके से अरेंज करना शुरू कर दूँ। यानी अगर सपोज करें किसी ने आपसे कहा कि जब आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपरली, तो यू कैन फाइंड योर थिंग्स इन अ क्विक एंड फास्टेस्ट मैनर। यानी अगर आपके पास 50 बुक्स घर में पड़ी हुई हैं और किसी ने आपसे ये कह दिया कि आप इन बुक्स को ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें, उसके बाद आपको कोई टॉपिक ढूंढना होगा तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, ये नॉलेज तो मिल गया आपको कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन आपने किया नहीं। एप्लीकेशन क्या है कि अब आप उन बुक्स को अरेंज कर दें, आपने उसको अरेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। ओके ठीक सर। है, अब यही पॉइंट्स जो 4 हैं उन्हीं की डिटेल आगे हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि वैल्यू मैनेजमेंट चेन जो आपकी है, नॉलेज मैनेजमेंट वैल्यू चेन जो है, उसका फिर पहला जो चेन का पार्ट है वो नॉलेज एक्विजिशन है। तो नॉलेज एक्विजिशन इज जस्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी तरह से डेटा आ सकता है आपके पास, इंफॉर्मेशन आ सकती है, दैट इज नॉलेज एक्विजिशन। जैसे आप कोई बुक रीड करते हैं, बुक स्टडी करते हैं, तो ये नॉलेज एक्विजिशन हो रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। डॉक्यूमेंटिंग मीन, यानी आपको किसी ने कहा कि नॉलेज एक्वायर करना है, तो जब आप नॉलेज एक्वायर कर रहे होंगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे होंगे, आप जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे उसको अपने पास लिख रहे होंगे ना। यानी मैं आपसे कहूँ कि आज जाएँ ज़रा ज़रा आप पता करें जाके कि ये जो केनाल चल रही है हमारे लाहौर में, वहाँ जाएं और देखें कि वहाँ पे जो वाटर में जो प्योरिटी लेवल है वो क्या है। तो आप वहाँ जाएंगे, उसको किसी डिवाइस से मेजर करेंगे, तो उसको अपनी डायरी में लिख लेंगे ना, तभी तो याद रहेगा ना आपको। फिर उसमें जो केमिकल हैं, फ़र्ज़ करें जो उसमें केमिकल मिक्स हुए वो किस क्वालिटी के हैं, किस तरह के हैं, तो आप वो भी लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर आप उसके सराउंडिंग एरियाज़ में देखेंगे कि वहाँ पे कोई फॉसिल या कोई इस तरह की चीज़ें या गार्बेज वगैरह है, अगर है तो वो किस किस तरह का है उसको लिखेंगे। तो इट मीन कि जो डॉक्यूमेंट, जब आप नॉलेज को अक्वायर कर रहे होते हैं तो दैट इज सिंपली डॉक्यूमेंटिंग ऑफ दैट थिंग, उसको लिखना है, ब्लैक एंड वाइट बनाना है उसको ना। तो हम अपने नॉलेज को, जो कि एक्सप्लिसिट हो सकता है या टेसिट भी हो सकता है। टेसिट नॉलेज क्या होता है, याद है आपको? कोई यस बताएगा सर। मुझे
क्या नॉलेज है? सर टेसिट नॉलेज वो होता है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होता और सिर्फ हमारे माइंड्स में होता है। हाँ, यानी कि जो चीज़ पहले से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो अगर आप उसको डॉक्यूमेंटेड करना शुरू कर दें तो दैट इज़ नॉलेज एक्विजिशन। यानी मेरे ब्रेन में तो है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, लेकिन मैंने कहीं लिखा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उन सारे स्टेप्स को लिखना शुरू कर दें कि अच्छा भी गाड़ी चलाने से पहले आप क्या चेक करेंगे, ऑयल चेक करेंगे, वाटर लेवल चेक करेंगे, ठीक है, फ्यूल लेवल चेक करेंगे, फिर उसके बाकी पार्ट्स को ये लिखते जा रहे हैं हम, तो दिस इज कॉल्ड नॉलेज एक्विजिशन। तो इस काम के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जा सकता है। स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी किसी भी तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिले उसकी कॉपी अगर आपके पास है वो अपने पास कलेक्ट करते जाएं। ये मतलब लिखना ही काफ़ी नहीं होता। अगर कहीं पे पम्फलेट पड़ा है सपोज करें और आपको पता है कि मुझे ये डेटा मुझे चाहिए, तो उसको क्या दोबारा लिखेंगे? वो पम्फलेट को अपने पास रख लें, ये भी नॉलेज एक्विजिशन होगी। कहीं से आपको एक रिपोर्ट मिली है, उसको अपने पास रख लें, ये भी नॉलेज एक्विजिशन होगी। किसी न्यूज़पेपर पे कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, उसे कट करके अपने पास रख लें, ये भी नॉलेज एक्विजिशन हो गया। कोई बुक में डाटा लिखा हुआ है, उस बुक को कॉपी करके ले आए अपने पास या अपने पास रख लें, ये भी नॉलेज एक्विजिशन हो गया। तो वेज टू कलेक्ट डेटा, वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, वो लिखा भी जा सकता है, वो कलेक्ट भी किया जा सकता है। और ये नॉलेज अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट से भी आ सकता है, ईमेल्स से भी आ सकता है। यानी आपको किसी ने ईमेल कर दी और उसमें लिख दिया कि भाई ये तरीका का है इस काम को करने का। ईमेल इज अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें जो बंदा लिख रहा होता है, दैट पर्सन कैन राइट एनीथिंग विदाउट एनी फॉर्मल वे। तो उसमें कहाँ पे वैल्यूएबल थिंग है यू डोंट नो। यानी शुरू में लिखा होगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो दिस इज नॉट अ डेटा। एंड पे लिखा होगा जी बेस्ट विशेस, दिस इज अगेन नॉट अ डेटा। सो इट मीन कि जो राइटर है वो उसमें एनी कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि एक ईमेल इज एन इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो उसको आप, और अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसको उसमें से किसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है, जो यूज़ किए जा सकते हैं। डेवलपिंग ऑनलाइन एक्सपर्ट नेटवर्क, हम एक्सपर्ट नेटवर्क क्या होता है कि जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप है एक, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, सर ये बताएं मुझे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मैं उस पर आंसर लिख देता हूँ। कुछ लोग उस पर, और भी लोग हैं, वो भी कमेंट्स करते हैं कि नहीं ये इस आंसर को इस तरह नहीं ऐसे होना चाहिए, इस बात को इस तरह नहीं इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सपर्ट नेटवर्क ग्रुप, एन एक्सपर्ट नेटवर्क, ठीक है। यानी एनी ग्रुप ऑफ पीपल जो दोज आर ऑनलाइन पीपल, ठीक है, वो उस पर क्वेश्चंस करते हैं कोई एक, और उस पर बहुत से लोग रिप्लाई करते हैं या कमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे ब्लॉग्स होते हैं, वो लोग पोस्ट करते हैं मैसेज को और उस पर लोग कमेंट्स करते हैं कि ये इस तरह नहीं इस तरह से होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और उस पर लोग रिप्लाईज करते हैं बहुत से, ठीक है। तो अभी तो ये डेटा ही आ रहा है ना, बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन ही आ रही है ना। नहीं आप किसी से ये पूछें कि व्हाट इज़ अ मेथड टू डू दिस वन, ठीक है, तो लॉट ऑफ पर्सन कैन राइट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो उसमें से आप डेटा लेते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ रेलिवेंट होंगे, बट अगेन जो दिस इज अ सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो एक्सपर्ट नेटवर्क्स इज अ ऑनलाइन वेबसाइट, सिंपल ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, फेसबुक का कोई ग्रुप हो सकता है, कोई और वेबसाइट्स के ग्रुप्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम इन चीज़ों को लोगों से कलेक्ट कर रहे होते हैं। क्रिएटिंग नॉलेज, ये तो पहला तो हो गया कि नॉलेज हमारे पास कहीं ना कहीं पड़ा हुआ था, हमने उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो यानी बुक पहले से लिखी हुई है, हमने उसको पकड़ के ले आए। पम्फलेट कोई पड़ा था पहले से बना हुआ था, हमने उसको उठा के ले आए, ठीक है। नेटवर्क हमारे पास पहले से बना है, उस पर डेटा भी हमारे पास पहले से पड़ा होगा, कोई ना कोई लोगों के आंसर भी लिखे होंगे वहाँ पे, हमने वहाँ से फाइंड किया, लिख लिया। लेकिन एक नई चीज़ भी क्रिएट की जा सकती है। आप लोगों को पूछ सकते हैं भी इस क्वेश्चन का मुझे अभी रिप्लाई करें ऑनलाइन, तो अभी रिप्लाई आ जाएगा, या किसी को मैं मेल करता हूँ मुझे अभी आंसर करें, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ न्यू नॉलेज भी हो सकता है, जब एक नई चीज़ जो पहले से अवेलेबल नहीं है। पहले पॉइंट में चीज़ पहले से अवेलेबल है, यानी डॉक्यूमेंटिंग टैसिट एंड एक्सपर्ट नॉलेज में डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल, बट यू जस्ट फिल्टर दैट डेटा। हमने उसको फिल्टर लगा के अपना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल ली हमने।
सेकेंड पॉइंट में हम टू द पॉइंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई दिस इज माई प्रॉब्लम, प्लीज फाइंड अ सोल्यूशन, दैट इज अ क्रिएट नॉलेज। ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम टीपीएस एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ये हम डेटा टीपीएस से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वहाँ से भी डाटा लिया जा सकता है, कुछ एनजीओज हो सकती हैं, वहाँ से भी डाटा लिया जा सकता है, कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, वहाँ से भी डाटा लिया जा सकता है, टीपीएस से भी डाटा लिया जा सकता है जो कि हमारा इंटरनल है। तो नॉलेज को कहीं से भी एक्वायर किया जा सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ वेरियस सोर्सेज, इसके अलावा भी बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं। दिस लिस्ट इज नॉट अनफ के यही सिर्फ लिस्ट है जिसमें से डाटा ले सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत से हो सकती हैं। सर क्रिएटिंग नॉलेज बताएंगे दोबारा? देखिए क्रिएटिंग नॉलेज में ये है कि अगर पहला पॉइंट जो है ना डॉक्यूमेंटिंग टेसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, उसमें यह कि डेटा नॉलेज लिखा हुआ था पहले से, यानी बुक पहले से लिखी हुई थी, लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, रिपोर्ट पहले से बनी हुई थी, हमारे किसी फोल्डर में पड़ी हुई थी, हमने सिर्फ उन रिपोर्ट्स को फिल्टर किया, एक्सप्लोर किया, बुक्स को एक्सप्लोर किया, फिल्टर किया, रेलिवेंट चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ले आए, तो मेरे पास एक नॉलेज आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे कहीं से कोई ऑलरेडी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला, को मुझे बुक में कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, मुझे किसी रिपोर्ट में कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे किसी वेबसाइट पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अब मैं लोगों से क्वेश्चन करूँगा डायरेक्ट। जैसे आप एक फॉर्म फिल करवाते हैं, सर्वे फॉर्म फिल करवाते हैं, क्वेश्चन फिल करवाते हैं, 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बताएं जी आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बंदा कहता है जी हाँ अच्छी लगती है, फिर आप कहते हैं इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएटिंग नॉलेज, यानी पहले से चीज़ अवेलेबल नहीं है, पहले से रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कोई भी, एंड यू वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग, यू वांट टू गेट द आंसर ऑफ दैट थिंग, यानी वो आंसर पहले से अवेलेबल नहीं था। तो जब आप ये करेंगे तो ये सेकंड पॉइंट है, क्रिएट अ नॉलेज। ठीक है, बात समझ आ गई, डिफरेंस समझ आ गया। तो अगर हमारे पास पहले से चीज़ कोई अवेलेबल थी तो हमने उसको सिर्फ कलेक्ट करना है, लेकिन अगर पहले से अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसे बनाना है। तो बनाने के लिए हम रिसर्च करेंगे, डेफिनेटली रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि ये चीज़ कहाँ पे कैसे हो सकती है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एक कप पड़ा है, ये कप जो है वो क्ले का बना हुआ है, तो इसको मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा, टूटेगा कि नहीं, किसी ने मुझे आज तक नहीं बताया। तो मैं इसको गिरा के देखूंगा, जब गिर के नीचे टूट जाएगा फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ ये जो होता है कब ये टूट जाता है। तो दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू नॉलेज। लेकिन अगर कहीं पहले से लिख दिया जाए, कोई बंदा लिख के दे दे हाँ भी ये जो कप होता है ये टूट जाता है अगर आप गिराएंगे, तो इसका मेरे गिराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये भी नॉलेज है जो मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ लिया इसको कहीं से, किसी बुक से पढ़ लिया, किसी आर्टिकल से पढ़ लिया। लेकिन अगर मुझे पहले से पता नहीं था तो मैं करके देखूंगा वो, फिर पता चलेगा कि आप ये नॉलेज आपने गेन कर लिया। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? यस सर। ओके, सेकंड इज नॉलेज स्टोरेज। तो सिंपल है, डेटा को सेव करना है कहीं भी, तो उसके लिए डेटाबेसेस होती हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो बेसिकली डेटाबेस इज अ वे टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन, तो दैट इन्फॉर्मेशन में भी नॉलेज। तो इन्फॉर्मेशन तो कोई भी चीज़ हो सकती है ना, वो नॉलेज भी हो सकता है, वो सिंपल डेटा भी हो सकता है, बट डेटाबेस इज रिक्वायर्ड टू सेव दैट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कुछ ऐसा डेटा भी होता है हमारे पास जो कि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, यानी हमारे पास कोई वर्ड की फाइल है, कोई पीडीएफ फाइल है, तो इसको डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते ना। तो फिर हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हम उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपनी फाइल्स को रखते जाते हैं, तो वो हमारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो whenever you want to find that particular file or information from that document system, तो वो आपको एक्सट्रैक्ट कर देता है। यानी मेरे पास जो वर्ड की फाइल की 1000 फाइल्स वर्ड की पड़ी हैं, तो मुझे देखना हो कि ये वाला टेक्स्ट किस फाइल में लिखा हुआ है, तो दैट मैनेजमेंट सिस्टम कैन परफॉर्म द सर्च इन ऑल दोज 1000 फाइल्स। तो मुझे वो फाइल फाइंड करके दे देगा जो कि जिसमें वो डेटा लिखा होगा, जो फाइल जो टेक्स्ट लिखा होगा उसमें। तो आपकी जो कंप्यूटर है उसमें जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें अपनी फाइलें सेव करते हैं, इमेजेस सेव करते हैं, फोल्डर्स बना लेते हैं, तो बेसिकली दैट इज़ द स्मॉल एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
लेकिन जो रियल सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं, वो उस फाइल के अंदर से भी डाटा सर्च कर सकता है, उस फाइल के अंदर से इमेजेस को भी सर्च कर सकता है, तो इतनी पावर भी हो सकती है। ठीक बात समझ आ गई आपको ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की? यस सर। रोल ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट की बात हो रही है कि वो इस डेटा को सेव करने के लिए क्या रोल, कैसे उसे प्ले करना चाहिए, ठीक है। यानी नंबर 1 इज सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ प्लान नॉलेज स्टोरेज सिस्टम, कि आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ को लाजमी सपोर्ट दे कि अगर हमें अपने नॉलेज को सेव करना है तो हमें वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करे कि जहाँ पे हम अपने नॉलेज को सेव कर सकें, अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को सेव कर सकें। तो अगर आप तो नॉलेज को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने रिसर्च करते वक्त एक पेज लिखने के लिए, यानी अगर एक नया पेज बनाना है, न्यू नॉलेज क्रिएट करना है फॉर 1 पेज ओनली, इसके बैकएंड पे यू नीड टू हैव थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी मुझे इतना डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा फिर जाके एक नया पेज बनेगा। तो ये नहीं है कि मतलब कि ये कोई छोटा सा सिस्टम है नॉलेज को स्टोर करने के लिए। तो नॉलेज का डेटा स्टोर करने के लिए यू हैव अ लार्ज साइज डेटाबेस, बहुत बड़ा साइज होना चाहिए। तो इसलिए आपकी जो मैनेजमेंट होती है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि हमें किस किस्म का स्टोरेज मैकेनिज्म आपको प्लान करके देना है। एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वाइड स्कीमास फॉर इंडेक्सिंग डॉक्यूमेंट। अब जब डॉक्यूमेंट आप सेव करेंगे तो खाली डॉक्यूमेंट को अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा ये देखें, जैसे फर्ज करें अगर फाइल्स को हम ऐसे रख लें जैसे मैंने ये रखी हुई हैं, ये मैंने फोल्डर बना दिया, इसमें फाइलें पड़ी हुई हैं सारी, तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू फाइंड इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने नाम तो लिख लिए हैं, चले इनके नाम से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है, मुझे पता चल जाता है, लेकिन ये भी थोड़ी फाइल्स हैं, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक मेरी 4-5 सब्जेक्ट्स की फाइल है ना, तो मैं इसको आसानी से फाइंड कर लेता हूँ। लेकिन अगर ये 4 सब्जेक्ट्स की बजाय 40,000 सब्जेक्ट्स हों, उनकी फाइल्स यहाँ पड़ी हों, तो फिर तो फाइंड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स पड़ी होती हैं, thousands of books are there. If there is no planned indexing system in that library, you are not able to find any book. तो जो आपकी लाइब्रेरी में एक इंडेक्सिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, ड्यू टू दैट सिस्टम यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन और एनी बुक इन दैट लाइब्रेरी। तो इसका कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए होगा कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करें तो उनका प्रॉपर इंडेक्सिंग सिस्टम होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट किस डेट को सेव किया गया, किस टाइम को सेव किया गया, किस मंथ को सेव किया गया, किस टॉपिक पे सेव किया गया, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस मंथ के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसका 2nd वर्जन चाहिए, मुझे 3rd वर्जन चाहिए, तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकें। रिवॉर्ड एम्प्लॉइज फॉर टेकिंग टाइम टू अपडेट एंड स्टोर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। देखिए, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप नॉलेज क्रिएट करना चाहते हैं, नॉलेज को प्रॉपरली अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने एम्प्लॉइज़ को इनकरेज करना पड़ेगा कि जब भी नया फाइल क्रिएट करो तो उसको कोई प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ सेव करो, प्रॉपर सिस्टम के साथ सेव करो, ताकि जब कभी भी हम उसको फाइंड करना चाहें तो आसानी से फाइंड कर सकें। तो इसके लिए आप एम्प्लॉइज़ को थोड़ा रिवॉर्ड पेश करेंगे, अगर कुछ इनकरेज करेंगे तो डेफिनेटली दोज पर्सन कैन डू द न्यू थिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट विल हेल्पफुल, ठीक है। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द इनकमिंग एम्प्लॉयज़। यानी कि फर्ज करें मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सब चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखूँ, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखूँ, अपनी फाइल्स को, चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करूँ, तो मेरे बाद अगर कोई यहाँ और आएगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। उसे फर्स्ट डे पता चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, कैसे लेकर चलना है, ठीक है। लेकिन होता है नहीं ऐसा, क्योंकि जो बंदा भी किसी सिस्टम में, किसी ऑफिस में बैठा होता है, वो चीज़ों को कभी प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करता, मैनेज नहीं करता।
तो दैट्स वाई जब एक नया बंदा उसकी सीट पे आता है तो पहले 3-4 महीने उसके लिए प्रॉब्लम ही रहती है, उसे समझ नहीं आती करना क्या है। तो उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न इज़ दिस वन कि वो देयर इज़ नो सिस्टम फॉर देम टू इंडेक्स द डॉक्यूमेंट। ओके, थर्ड इज नॉलेज डिसेमिनेशन, नॉलेज को शेयर करना हमने। एंड फॉर दिस थिंग there are number of things to share the information. Number one is portals. हमारे पास portals available होते हैं. Portal is a website or any type of website which provide everything to the its client. For example, yahoo.com is a portal. yahoo.com एक portal है. तो पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है, यानी यू विल गेट न्यूज़ फ्रॉम द सेम वेबसाइट, यू कैन गेट ईमेल्स फ्रॉम द सेम वेबसाइट, यू कैन गेट weather forecast from the same website. So one point is used to access everything. One website, one page is used to access everything. That is called portal. तो हम इस पोर्टल से डाटा ले सकते हैं, यानी अगर वेदर का डाटा लेना है तो आप पोर्टल पे जाएं, वेदर का डाटा मिल जाएगा आपको। अगर आपको नेक्स्ट डे की फोरकास्ट चाहिए तो आप उसी वेबसाइट पोर्टल पे जाएंगे तो आपको फोरकास्ट मिल जाएगी। आप कोई न्यूज़ देखना चाहते हैं, मैच के बारे में देखना चाहते हैं, कोई मैच कौन सी टीम ने विन किया है, ठीक है, आज पोर्टल पे जाएंगे आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी। विकीज जैसे विकीपीडिया, ठीक है, तो इस किस्म की वेबसाइट्स जो होती हैं वहाँ से डाटा आप शेयर कर सकते हैं। दैट्स द वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन। यानी अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को जो मैंने कलेक्ट की है उसको दूसरों को दिखाना है, बताना है कि भाई ये काम है पाकिस्तान के बारे में, अगर मैं किसी को बताना चाहता हूँ तो मैं पाकिस्तान के पोर्टल बना सकता हूँ। तो बाय दैट पोर्टल एवरी पर्सन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। या विकीज बना सकता हूँ कि यू वांट टू इंट्रोड्यूस द डिटेल्स ऑफ अबाउट योर सिटीज़ एंड टाउन्स एंड अदर थिंग्स, तो बाय यूजिंग दैट विकीपीडिया और विकी, ठीक है, एवरी पर्सन कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। ईमेल्स कर सकते हैं लोगों को, ईमेल के थ्रू डाटा डिसेमिनेट किया जा सकता है। जैसे मेरे पास हमारे जब भी यहाँ डिपार्टमेंट में कोई मीटिंग होती है, कोई नया कॉन्फ्रेंस आ रही होती है या कोई नया सेमिनार होता है तो हम ईमेल कर देते हैं। तो दैट इज़ अ शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंस्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं, SMS जो आप करते हैं मोबाइल से, उसके थ्रू भी डाटा शेयर किया जा सकता है। सर्च इंजन इज़ अ गुड वे टू शेयर इंफॉर्मेशन। आपने कोई चीज़ भी फाइंड करनी हो तो आप गूगल पे जाते हैं, डेटा फाइंड कर सकते हैं इजीली। कोलैबोरेशन टूल्स, कोलैबोरेशन टूल्स क्या होते हैं? कोलैबोरेशन मीन ग्रुपिंग, जहाँ पे हम चीज़ों को ग्रुप कर लेते हैं। जैसे कि ये जो जूम मीटिंग है, जो हम जूम के थ्रू यहाँ पे क्लास अरेंज कर रहे हैं, तो जूम इज़ अ कोलैबोरेशन टूल। बाय यूजिंग दिस जूम यू कैन communicate with number of person at the same time. Every person can share information, share their topic or comments on the same topic. तो मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं by using the collaboration tools. तो इस तरह की चीज़ों से भी डाटा शेयर किया जा सकता है। जैसे जूम के थ्रू मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ ना आपके साथ। एवरीबॉडी इज जो कि इस मैकेनिज्म में है, दैट इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी और गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम मी, ठीक है। तो दिस mechanism, this tool is a way to provide shared information to others. सर बाकी जो एप्स होंगे जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह वो भी कोलैबोरेशन टूल्स में आती हैं? कौन से वाले? वो फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह। हाँ, जो भी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन इन ग्रुप शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में भी आप इन ग्रुप शेयर कर सकते हैं, तो वो भी आपका कोलैबोरेशन टूल होगा। ओके सर। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आपने, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो ये भी आपका एक मैकेनिज्म है टू शेयर द इंफॉर्मेशन, तो ये भी कोलैबोरेशन टूल है। तो दिस वन इज आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेशन टूल। तो कोई भी मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम अपने डेटा को अपने डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कर लें, ओके, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि
जैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो, यानी कि बड़ी इंफॉर्मेशन सारी आपकी सराउंडिंग इंफॉर्मेशन से बड़ी बड़ी है, यानी यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, training programs, informal networks, shared management experiences, help managers focus attention on the important information. And around you, you can see lot of training programs. आप देखें बहुत से ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं. आप देखें जब भी किसी ऑनलाइन जाते हैं तो आपको यू विल गेट लॉट ऑफ नेटवर्क्स. आपको नॉलेज शेयरिंग के ऊपर नेटवर्क मिलेंगे. लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ नॉलेज से रेलिवेंट ही डेटा शेयर करते हैं. शेयर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, यानी कि जो अपने लोग जो भी एक बंदा काम करता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है वहाँ पे. तो इट मीन कि आपको कोई चीज़ लेने के लिए मसला कोई नहीं है. आपके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन इतनी शेयर हो रही है कि आप अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें, देखना चाहें, तो आप मेरा सारा दिन लगा रहेगा लेकिन इंफॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी. यानी ऑल दीज आर द मैकेनिज्म टू शेयर इंफॉर्मेशन. तो किसी टॉपिक पे भी अगर आप कुछ चीज़ देखना चाहते हैं तो दीज आर द वेज टू गेट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर्स एज वेल. जी, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? अस्सलाम वालेकुम, सुलेमान बात कर रहा हूँ. सॉरी सर, आपको बीच में काट रहा हूँ या डिस्टर्ब कर रहा हूँ. बेसिकली सर मेरी ना 3:30 पे क्लास का लिंक आ गया था, लेकिन मेरी क्लास चल रही थी तो मैं इस वजह से ज्वाइन नहीं कर सका. आई होप दैट्स फाइन. चले, अब आपने ज्वाइन कर लिया ना? जी सर, मैंने ज्वाइन कर लिया. मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना सर से बात करूँगा कि ये क्लैश को क्लियर कर दें. ठीक है, कोई मसला नहीं. थैंक यू सर. Okay, number 4th point is knowledge application. यानी अब लास्ट थिंग इज एप्लीकेशन, कि आपने नॉलेज को अक्वायर भी कर लिया, आपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर भी कर लिया, नॉलेज को अपने पास सेव भी कर लिया है, लिख भी लिया है, अब इसको अप्लाई भी करना है ना. यही तो मेन काम है. ठीक है, द मेन थिंग इज एप्लीकेशन. तो ये कैसे करनी है? ठीक है, टू प्रोवाइड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आपने सारा टास्क किए हैं, डेटा को शेयर किया है, पैसे लगाए हैं इस पर, डेटा को कलेक्ट किया है, पैसे लगाए हैं, डेटा को स्टोर किया, पैसे लगाए हैं, तो उसमें से कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं, उसमें से कुछ निकालना भी चाहते हैं, तो देन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट become systematic part of the knowledge management decision making and become situated in a decision making support system. तो फिर हमें इस नॉलेज को अपने सिस्टम के अंदर एम्बेड करना होगा, इसको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर डालना पड़ेगा, फिर ही फ़ायदा होगा ना आपको. अगर हम खाली नॉलेज को अक्वायर करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं कर रहे, तो फिर तो वो खर्चा तो कर रहे हैं हम, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कोई नहीं हो रहा. तो दैट्स वाई दिस लास्ट स्टेप इज़ इम्पोर्टेंट. तो इसके लिए ख़ास कोई ऐसी पॉइंट्स नहीं है कि खुद ब खुद तो अप्लाई नहीं होना. अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने इसको लगाना है. ऐसा कोई तरीका का अवेलेबल नहीं है कि मैं नॉलेज को कलेक्ट करने के बाद छोड़ दूँ और खुद ही अप्लाई हो जाए. अप्लाई करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग फिजिकली. तो ये फिजिकली कैसे होगा? 3 पॉइंट्स है नीचे, लेकिन लाजमी ये 3 ही होंगे, और भी बहुत से हो सकते हैं. न्यू बिजनेस प्रैक्टिसेस. अब हमें उस नॉलेज को यूज़ करके नई बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा, नए मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए तरीक़ेकार को बनाना पड़ेगा, नए मेथड्स को सीखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो काम होगा. यानी अगर मुझे पता चल गया है कि देयर इज़ अ वे दैट इज़ अवेलेबल टू टीच ऑनलाइन, लेकिन मैंने आज तक किया नहीं उसको, लेकिन अब मुझे उसे करना पड़ना है. ठीक है, मुझे करूँगा उसको, तभी पर फ़ायदा होगा ना सारी चीज़ का, टेक्नोलॉजी का. तो जब मैं उसको ऑनलाइन टीच किया, ऑनलाइन सिखाया किसी को, तो दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज. दैट इज़ अ न्यू बिजनेस प्रैक्टिस. ये आपने नई बिजनेस प्रैक्टिस को अप्लाई किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. पहले हम ये नहीं कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं. न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. हो सकता है कि बाय यूजिंग दैट नॉलेज विल मेक अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस. जैसे आप देखिए, यूनिक चीज़ें मार्केट में आती हैं, अक्सर देखा होगा आपने कि ऐसी चीज़ आती है जो पहले से आपने ना देखी कहीं, ना सुनी कहीं, लेकिन वो कैसे बनी? वो ऐसे तो नहीं बन गई. दैट इज़
developed behind all that application of the knowledge. यानी किसी ने उस नॉलेज को अक्वायर किया होगा, जिसने उसको टेस्ट किया होगा, किसने उसको अप्लाई किया होगा, देन यू कैन विल गेट दैट अ प्रोडक्ट इन द मार्केट. सर्विसेज, नई चीज़ें आ गई मार्केट में, नई सर्विसेज आ गई. आपने देखा है पहले जनाब, अब तो ये आपने सुना होगा कि अगर आपने कोई अपनी गाड़ी वॉश करवानी है तो आप एक कॉल करें, बंदा जो आएगा वो घर पे ही आपके आ जाएगा, घर में उसका फ्यूल जो उसका वाटर पंप है, जो सारा कुछ उसकी इक्विपमेंट्स चाहिए उसको, वो सारी कुछ ले आएगा, गाड़ी आपके घर पे वॉश कर देगा. पहले तो ये चीज़ नहीं अवेलेबल थी ना. पहले लोगों को गाड़ी वॉश करवाने के लिए जाना पड़ता था किसी पेट्रोल पंप पे या किसी ऐसे वॉशिंग सेंटर में जहाँ पे जो सर्विस अवेलेबल होती है. पहले लोग घरों में बैठे, कभी आपने सुना कि यार फ़ोन करेंगे घर में खाना आ जाएगा. अब आप देखें बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, मोबाइल से भी फूड पांडा है, उसको ऑर्डर किया आपने, घर में आ गई चीज़ें सारी जो चाहिए आपको. पहले हमें जाना पड़ता था जनाब, खुद से जाते थे रेस्टोरेंट पे, जाते थे पैक करवाते थे, फिर आते थे, टाइम कंज्यूम होता था. अब ऐसा नहीं है. दीज आर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो क्यों आई हैं ये सारी चीज़ें, कैसे आई हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. हमने इस नॉलेज को अप्लाई किया है, तभी ये पॉसिबल हुआ है. न्यू मार्केट्स देखें, न्यू मार्केट्स खुद ही डेवलप होंगे. If you are doing online something, if you are doing online teaching, तो definitely you will teach all students in all of the world. दूसरे कंट्रीज के स्टूडेंट्स को भी आप टीच कर सकते हैं सारे. एक अगर स्टूडेंट घर में बैठ के लाहौर में पढ़ रहा है या गुजरावाला में पढ़ रहा है या सियालकोट में पढ़ रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट जो दुबई में बैठा वो भी तो पढ़ सकता है ना. तो न्यू मार्केट्स आपके लिए आ गई हैं. पहले लोगों अपनी चीज़ों को अपने घर के जो शॉप होती थी, जहाँ सपोज अगर मैंने एक शॉप बनाई हुई बाहर एक रोड के ऊपर, तो मेरे पास सिर्फ वो कस्टमर आते थे जो उस रोड के ऊपर आते थे, उस इलाके से आते थे. बट बाय ई कॉमर्स, जब मैंने ई कॉमर्स को अप्लाई किया, नो योर कस्टमर्स आर फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी कंट्री. अब आप देखें, आपके कस्टमर इंग्लैंड से भी आ रहे होंगे, आपके कस्टमर फ्रॉम इंडिया भी होंगे, आपके कस्टमर फ्रॉम जापान भी होंगे, आपके कस्टमर फ्रॉम अमेरिका भी होंगे. ऑल दीज आर न्यू मार्केट्स फॉर यू. तो दिस इज ड्यू टू नॉलेज एप्लीकेशन. जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस पे? हाँ सर, समझ आ गया. नो सर. तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रही है, द वैल्यू चेन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, ये बेसिकली वही सिस्टमेटिक वे है कि जब आपके पास डेटा इंफॉर्मेशन आएगी तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, एक्वायर, स्टोर, डिसेमिनेट एंड अप्लाई. तो इन द सेम वे जब आप इसको अप्लाई करते जाएंगे तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दैट थिंग यू विल अगेन गेट न्यू इन्फॉर्मेशन. देखें, एक प्रोडक्ट मार्केट में आपने इंट्रोड्यूस करवा दी, फिर मार्केट से आपको लोगों के कमेंट्स मिलेंगे कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट हैज़ दीज डिफेक्ट्स, दिस प्रोडक्ट हैज़ दीज लिमिटेशंस. तो फिर आपके पास एक डेटा और आ गया, आप उस डेटा को एक्वायर करके फिर उस पर काम करना शुरू कर देंगे मज़ीद. देन यू विल गेट इम्प्रूव प्रोडक्ट्स. फिर आप कहेंगे जी दिस वन इज़ अ न्यू फार्मूला फॉर ऑफ द सेम प्रोडक्ट and that is improved product. That product doesn't have any type of errors those in the previous version of the same product. तो इसका ये एक साइकिल है, दिस इज अ साइकिल, ये चलता रहेगा हमेशा के लिए, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता. ठीक है, तो दिस द वाई यू कैन से कि आपको हमेशा नई प्रोडक्ट्स मार्केट में क्यों नज़र आती हैं, ड्यू टू दिस साइकिल. कि हमेशा रिसर्च होती रहती है, हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक R&D डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, जो उन चीज़ों को कंटिन्यूली एक्सप्लोर करता रहता है, उनके डिफेक्ट्स को इम्प्रूव करता रहता है. तो नई वर्जन्स, नई प्रोडक्ट्स मार्केट में हमेशा के लिए चलती रहती हैं.
अच्छा देखिए, आपके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि नॉलेज मैनेज करने के लिए आपके पास जो सिस्टम्स होते हैं, जो पिछला अभी हमने टॉपिक पढ़ा है वो बेसिकली वो एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है जो कि नॉलेज को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है। अब उस पूरे प्रोसीजर के अंदर कुछ सिस्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। वो 3 तरह के सिस्टम्स हैं। ये 3 सिस्टम नहीं, आप उसको कह सकते हैं देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सिस्टम्स। सिस्टम तो हज़ारों होंगे शायद, लेकिन ये उसके 3 मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। यानी एंटरप्राइज वाइड मतलब a system which is applicable applied in the all of the organization। यानी एक ऐसा सिस्टम है कि जो हर जगह अवेलेबल है फॉर एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, anywhere in the organization, for every department of the organization, that system is available. So single system that is used by each and every employee of the organization, either in this department and some other department, that system is called enterprise system. So enterprise-wide knowledge management system is a system that manage knowledge in throughout the organization, irrespective of the department, irrespective of that particular employee. आप ये नहीं कह सकते कि ये जनाब ऑपरेशनल मैनेजर्स के लिए सिस्टम है, नो, दिस वन इज फॉर टॉप मैनेजर, नो, दिस वन इज फॉर एवरीवन। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज अ जनरल पर्पस सिस्टम। ये हर एक के यूज़ में आएगा, जो भी, चाहे मैं हूँ, आप हैं, एम्प्लॉय, मैनेजर है, पीएन है, कोई भी है, सब उसे यूज़ करेंगे। तो जनरल पर्पस सिस्टम फर्म वाइड, ऑर्गेनाइजेशन वाइड efforts to collect, store, distribute and apply, यानी वही 4 काम जो पीछे हमने देखे हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि उन चारों कामों को करता है, लेकिन किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए, for every organization, for every department, for every employee, for every person in the organization. If system is there to collect information, to store that information and disseminate and apply that information, that is called enterprise-wide management system, knowledge management system. Whereas second जो है knowledge work system. Knowledge work system is a specialized or specific system to only for specific problem. यानी ये जनरल नहीं है. This one is specific. यानी for example you can say this one is only for teachers. A system that is used by only teacher to manage the content of the their subjects. For example LMS. अब LMS को टीचर यूज़ करेंगे सिर्फ, उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स वहाँ स्टोर करने हैं या सेव करने हैं, क्विज़ेस बनाने हैं, असाइनमेंट्स बनानी है। अब जो बंदा HR में काम कर रहा है या जो बंदा अकाउंट्स ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसको तो LMS से कोई कंसर्न नहीं है। So LMS is a knowledge work system, a system which is specific to a particular task, particular job, particular employee, particular area only. The specialized system built for engineers, scientists, other knowledge workers charged with discovering and creating new knowledge. यानी ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी साइंटिस्ट के लिए हो सकता है, किसी इंजीनियर के लिए हो सकता है, किसी टीचर के लिए हो सकता है, किसी डॉक्टर के लिए हो सकता है, ठीक है। सिर्फ उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी से रेलिवेंट डेटा को या नॉलेज को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिसेमिनेट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो ये 2 सिस्टम है मेजरली यहाँ पे। एक जो सिस्टम है वो जनरल है, जो सबके लिए है। एक सिस्टम जो स्पेसिफिक है, जो किसी खास एरिया की प्रॉब्लम को या किसी खास पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उससे रेलिवेंट डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड थर्ड इज इंटेलिजेंट टेक्निक। इंटेलिजेंट टेक्निक्स आर ग्रुप ऑफ वेरियस टेक्निक्स। ये बेसिकली थर्ड जो लेवल है, थर्ड पॉइंट जो है, वो एक सिस्टम नहीं है। इंटेलिजेंट टेक्निक इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स, इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टम्स। Those are basically used to explore the data, explore the knowledge. यानी अगर मुझे अपने किसी डेटा को, चाहे वो एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर हो, चाहे वो नॉलेज मैनेजमेंट वर्क सिस्टम के अंदर हो,
ऊपर वाले दोनों सिस्टम्स के अंदर से मुझे किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, किसी डेटा को फाइंड करना है, then you need to apply intelligent techniques. Basically, intelligent techniques are ways to filter data as per your requirement, as per your need. So diverse group of techniques such as data mining tools हो सकते हैं, used for various goals, discovering knowledge, distilling knowledge, discovering optimal solutions. So whenever you want to find the optimal solution, a specific solution, specific problem, specific knowledge, you have to apply intelligent techniques. So intelligent techniques are the techniques which are ways to find data quickly in intelligent way. यानी देखिए billions of rows में डेटा पड़ा है आपके सामने, यानी कि आपके कुछ 50 सालों का डेटा है, उस 50 इयर्स के डेटा में से आपने कोई एक खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो अगर हम उसे कन्वेंशनल मेथड से करें तो वो तो जनाब इतना स्लो होगा कि वो डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट ही नहीं होगा। आप शाम हो जाएगी, आप बैठे कहेंगे छोड़ दें, दफ़ा करें, क्या करना है सर्च करके, इससे बेहतर नया डेटा खुद बना लो। So that's why these intelligent techniques are there to find the information in a shortest time, in a quick manner, and in a very effective manner from the same data. यानी उसी 50 years के डेटा में से ये आपको within short time एक intelligent way में डेटा एक्सट्रैक्ट करके देंगे। तो these are very advanced techniques and definitely used nowadays, ठीक है। जितनी भी artificial intelligence की techniques हैं वो सारी इसी में included है, जिनको यूज करके हम अपने डेटा में से अपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।